वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा 7th पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 to 7 तक पार्ट 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने एक भी मिस किया है तो वहां से जाकर के उसको पूरा कर लें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अपना सिलेबस कवर कर सकें। लॉकडाउन में वो घर बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर फर्स्ट खत्म करने वाले हैं, लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स वगैरह में, या फिर क्लास 10th 12th, अगर आप 12th में ही पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक है, चैप्टर फर्स्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली हेडिंग है वो हमारा है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बताया गया है प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। क्या मतलब, यहाँ पे कहा जा रहा है कोई पिंड, किसी पिंड पर अगर वो विरामावस्था में है, ठीक है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन में है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, या फिर वो गति की अवस्था में है, ठीक है, वो गति की अवस्था में है, तो उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्थिर वाले पिंड की बात करें, जो स्थिर में रेस्ट पोजीशन में रखा गया है, वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि आप उसे बल लगा करके ढकेलेंगे नहीं, तब तक वो अपने स्थिति में बना रहेगा। इसी प्रकार से अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं, तो तब तक गति करता रहेगा जब तक उसे आप रोकेंगे नहीं। ठीक है, कोई वस्तु रुक क्यों जाता है, जब हम लोग कोई बॉल को लुढ़का देते हैं तो चलते चलते से रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक ऑलरेडी फोर्स काम कर रहा होता है, वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वो उस पर काम कर रहा होता है, इसलिए तो वो रुक जाती है। अगर वो भी ना काम करे तो वो जो भी पिंड होगा, जो भी हम लोग बॉल या फिर पत्थर फेंकेंगे, वो लुढ़कता ही चला जाएगा, कभी वो रुकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए वो रुक जा रहा है। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि बिना बल के किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार इसकी डिफिनेशन को फिर से देखते हैं। यहाँ क्या बताया गया है, प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था, प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजिशन में अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे ही बाह्य बल कार्य करेगा वो परिस्थिति को बदल सकता है। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है, इस नियम से हमें बल की परिभाषा का बोध होता है। इस नियम से हमें बल की परिभाषा का बोध होता है। बल की परिभाषा का बोध कैसे होता है, बल के बारे में क्या बताया गया है, बल के बारे में हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक ना, बल के बारे में डिफिनेशन हम जानते हैं। तो ये डिफिनेशन हमको कहाँ से मिलती है, ये डिफिनेशन हमको यहीं से मिलती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है ये डिफिनेशन। ठीक ना, इसीलिए कहा गया है कि बल की परिभाषा का बोध यहाँ से, मतलब कि इस नियम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बल, उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रखा गया है वो बल ही रखा गया है, फोर्स ही रखा गया है। तो बल का डिफिनेशन हम लोगों ने जान लिया है, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए क्या है, बल व बाँ कारण है, कारण या फिर कारक, बात वही है। ठीक है, लिखने की बात है, बल व बाँ कारण है जो पिंड की विराम अवस्था
या एक समान गति की अवस्था को बल देता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर स्थिति परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, बल के बारे में और क्या बताया गया है? बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल जब हम लगाते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में लगाते हैं, बल में दिशा निहित होती है, इसीलिए कहा जाता है कि एक बल क्या होती है? सदिश राशि होती है। आगे देखिए क्या बताया गया है। हम यह भी कह सकते हैं कि बिना बल के कोई भी भौतिक क्रिया संभव ही नहीं है। मतलब भौतिक क्रिया का मतलब अगर एक वस्तु को उठाकर दूसरे जगह रखना हो तो बिना जो है बल लगाए ये काम नहीं हो सकता है। भौतिक क्रिया, कोई भी भौतिक क्रिया बिना बल के संभव नहीं है। ठीक है, अतः बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। बल वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, बिना बल के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। मीट्रिक प्रणाली में बल की इकाई किलोग्राम है। ठीक है, जिसे क्या लिखते हैं? केजीएफ लिखते हैं। अगर कहीं केजीएफ लिखा रहे तो उसको हम सिंपली क्या समझेंगे? केजी ही समझेंगे। ठीक है, केजीएफ, एफ से बस इतना समझ में आता है कि फोर्स की बात की जा रही है। अगर एफ ना भी लिखा हो तब पर भी केजी को हम समझेंगे एक एज ए फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया। परंतु प्राय इसे केजी ही लिखा जाता है। केजीएफ को नॉर्मली क्या लिखा जाता है? केजी ही लिखा जाता है। इसे गुरुत्व इकाई, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसे गुरुत्व इकाई, ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, केजी को। ठीक है, यहाँ पे केजी का यूनिट क्या होगा? केजी का यूनिट भी न्यूटन होगा, और जो बल है, फोर्स है, उसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है? जो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं वही चीज यहाँ पे आया है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1 kg इज इक्वल टू जी न्यूटन होता है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 न्यूटन हो जाएगा फिर। ठीक है, जो 1 kg की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 9.81 न्यूटन हो जाएगा। और इसी को लगभग लगभग किस लिख सकते हैं? 10 न्यूटन के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बताया गया है। एक और चीज बताया गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज बताया गया, एक स्थिर बराबर क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हम लोग को याद रखनी है, साथ में ये भी याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बताया, पूछा गया हम लोगों से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल के लक्षण बताइए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ फोर्स, इसके बारे में लिखना हो, बल के लक्षण की जब हमको बात करना है तो बल के लक्षण हम क्या क्या बात करेंगे, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला बताया गया है बल का परिमाण। बल में क्या होता है? एक परिमाण की बात करते हैं। जैसे लिखते हैं 10 न्यूटन, ठीक ना, 20 न्यूटन और 50 न्यूटन। जब पर भी लिखेंगे तो एक संख्या की बात करेंगे। संख्या को क्या होता है? परिमाण होता है। बल का परिमाण, ठीक है, यानी बल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, परिमाण की बात करते हैं। बल की दिशा, बल में दिशा भी होता है। क्यों? क्योंकि तभी तो बल सदिश राशि होता है। बल हमेशा है सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो उसमें किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे, एक दिशा की बात करेंगे। तो पहला हो गया बल का परिमाण, दूसरा हो गया बल की दिशा, तीसरा क्या है? बल का क्रिया बिंदु। ठीक है, बल जब काम करेगा किसी बॉडी पे, किसी पिंड पे, तो एक पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया बिंदु। जहां पर क्रिया कर रहा होता है जिस बिंदु पे, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया बिंदु। ठीक है, तो बल जहां काम करेगा उसका एक क्रिया बिंदु भी होगा। जहां पर आप फोर्स लगाने वाले होंगे, ठीक है, जहां हमारी दरवाजा खोलना है तो आप जहां हाथ रख के खोलेंगे, हैंडल को पकड़ के खोलेंगे, वो हैंडल ही क्या जगह आपका? क्रिया बिंदु जाए, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? बल की क्रिया रेखा। जब बल आप लगाएंगे तो उसकी एक क्रिया रेखा भी होगा, एक वे में आप लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ बल लग रहा है तो ये लाइन जो है उसकी क्रिया रेखा होगी। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये बल के लक्षण है, बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की क्रिया बिंदु, बल की क्रिया रेखा। ठीक है,
तो ये चीजें हम लोग को याद करके चलनी है। अगर कभी भी पूछा जाएगा बल के लक्षण बताइए, तो हमें ये सारी चीजें लिख देनी है, और जो हमने बताया है इसके बारे में वो सारी चीजें इसके अंदर आपको 4-4 लाइन लिख के मेंशन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बताई गई है जो हमने आपको बताया है, तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। बल का परिमाण, बल के परिमाण के बारे में बात की गई है। तो यहाँ बताया गया है बल को डाइन या फिर किग्रा बल मतलब कि केजीएफ या फिर टन या न्यूटन या फिर किलो न्यूटन आदि में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आदि में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। तो यह संख्या ही बल का परिमाण होती है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। ठीक है, यह संख्या ही क्या होती है, बल का परिमाण होती है। दूसरा क्या है, बल की दिशा। जिस दिशा में बल क्रिया करता है, जैसे दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे अथवा किसी कोण पर, वह बल की दिशा कहलाती है। जिस भी दिशा में बल कार्य कर रहा होता है उसे बल की दिशा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बल का क्रिया बिंदु। बल का क्रिया बिंदु क्या है, वस्तु के जिस स्थान पर या जिस बिंदु पर बल कार्य करता है वह उसका क्रिया बिंदु कहलाता है। ठीक है, एक एक लाइन में इसने बता दिया है। अगला देखिए, बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा क्या होती है, बल की क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे जहां पर बल लग रहा है, बल जिस बिंदु पर लग रहा है उसमें सरल रेखा में आगे या फिर पीछे ये पूरी सरल रेखा होगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिया रेखा। ठीक है, इसको कहेंगे क्रिया रेखा। और जिस बिंदु पर यह काम कर रहा है उस बिंदु को क्या कहेंगे, क्रिया बिंदु कहेंगे, क्रिया बिंदु। ठीक है, बिंदु मान लेते हैं कि ए है, और जो फोर्स लग रहा है वो हमारा यफ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में क्या है, बल के प्रभाव की बात करना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, बल का प्रभाव क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो बल के प्रभाव के बारे में हम समझ जानते हैं, जब किसी कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर उस पर कोई बल लगाया जाए तो वो गति की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर किसी गति की अवस्था में पहले से है तो बल लगा करके उसी गति को बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है या फिर उसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो बल के अलग अलग जहाँ पर अलग अलग इफेक्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है, और इसके बारे में हम लोग पहले से भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्या लिख के आना है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है बल के प्रभाव में। यहाँ बताया गया है, जब विरामा अवस्था में रखे किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल के कारण पिंड गति की अवस्था में आ जाता है, और यदि उस पिंड पर बराबर मान के तथा विपरीत दिशा में दो बल लगाया जाए तो पिंड संतुलन संतुलन किया जा सकता है। ठीक है, दो बल इस तरह लगाया जाए, कोई पिंड इधर की तरफ बल लगा रहा है और इधर की तरफ हम बल लगा दें विपरीत दिशा में। ठीक है, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर लगा दें तो वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी पिंड को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया, तो पिंड गतिशील नहीं होगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा तो वो गतिशील नहीं होगा। आगे, परंतु इस स्थिति में पिंड विकृत मतलब डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, मतलब कि डिफॉर्म हो सकता है, जैसे कोई चीज खींचेगी, इधर भी बल लग रहा है इधर भी बल लग रहा है, हो सकता है इस पिंड का जो ये पिंड है उसका आकार बदल जाए। आकार बदल जाने क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन, उसमें कुछ खिंचाव तनाव आ जाए और उसकी आकृति चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है, अर्थात पिंड के आकार व माप में परिवर्तन हो सकता है बल लगने से। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग पॉइंट वाइज भी करके लिख सकते हैं, जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर लीजिएगा, बस शर्ते आप एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई बल संतुलित संतुलित होकर किसी पिंड को खींचा जाता है तो उस बल को खिंचाव, ठीक है, या फिर तनाव बल कहते हैं। ठीक है, जब किसी बल लगा खींचा जाता है तो उस बल को खिंचाव या फिर तनाव बल कहते हैं। इसके विपरीत यदि बल या बलों द्वारा किसी पिंड को दबाया जाता है तो उसे
दबाने वाले बल को संपीड़न बल यानी कि कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई इस तरीके का पिंड है, उस पर दोनों तरफ से इस तरीके से बल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो बल लग रहा है, इस खिंचाव का बल लग रहा है, तो इसे बोलेंगे तनाव बल। क्या बोलेंगे? तनाव बल, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पिंड पर यही बल इस तरीके से लग रहा है कि इसको दबाने का प्रयास कर रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तब इस तरह का जब बल लगेगा इसको बोलेंगे दबाव बल, या फिर इसको कहते हैं संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, संपीड़न बल कहते हैं। तो ये भी इफेक्ट है हमारा, बल का इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है। आगे देखिए, किसी गतिशील पिंड पर कोई बाह्य बल लगने पर उसकी गति में परिवर्तन होता है, अर्थात बल लगने की दिशा के आधार पर पिंड में गति बढ़ती है या घटती है या फिर शून्य हो सकती है। जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बताया था कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर सकती है, वेलोसिटी घट सकती है, या फिर वेलोसिटी जीरो हो सकती है फोर्स लगने के कारण। तो इतने सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इन सारे इफेक्टों को आप पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी कुछ इफेक्ट आपको समझ में आए तो भी आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। लेकिन एक बार पढ़ के जाए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया या फिर प्रतिक्रिया बल, ठीक है, फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें एक इमेज भी दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल पे यहाँ पे किताबें रखी गई हैं, ठीक है, किताबें 4-5 किताबें रखी गई हैं टेबल पे। तो किताबों का कुछ वेट होगा, कुछ भार होगा, तो वो भार कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, जो कि डब्लू है। डब्लू कब बनता है? जब एम जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डब्लू क्या होता है? एम इंटू जी होता है, ठीक है। तो जो बुक का भार है वो नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन जो मेज पर जो बल लगेगा उसका रिएक्शन किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। रिएक्शन को, रिएक्शन प्रतिक्रिया को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी प्रतिक्रिया लग रही है, ठीक है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जितना बल नीचे लगा रहा है किताब, उतना ही बल ऊपर लगा रहा होगा मेज, तब जा करके ये संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आर है वो डब्लू के बराबर है, तभी संतुलन की स्थिति में है। अगर यहाँ पे डब्लू ज्यादा हो जाता है तो मेज क्या होगा? अगर डब्लू ज्यादा हो जाएगा तो मेज इस तरीके से बेंड हो जाएगा, मेज जो है बीच में से झुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बराबर है तो आर डब्लू के बराबर होगा, ठीक है। यहीं पर ये केस दिखाया गया है, डब्लू इजिकल टू आर है, ठीक है, तभी वो किताब उस पर संतुलन की स्थिति में रखी गई, ठीक है। तो ये हो गई समझने की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके नोट्स में क्या दिया गया है। यहाँ पे यहाँ बताया गया है न्यूटन की गति के तीसरे नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द्वारा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, एक सेकंड। आगे बताया गया है, अतः स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु को हाथ से बल लगाकर दबाया जाए तो वह वस्तु भी हाथ पर उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाकर दबाव का विरोध करती है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे पहले हाई स्कूल वगैरह में, तो बताया जाता है किसी दीवार पर अगर हम बॉल से मारें तो वो दीवार भी बॉल पर उतना ही बल लगाती है जितना हम बॉल पे लगाते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। वही बात यहाँ बताया जा रहा है, अगर हम हाथ से किसी वस्तु पे बल लगाएं तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है, हाथ द्वारा क्रिया के रूप में वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं। मतलब जो हम लोग हाथ से बल लगाते हैं उसे क्रिया बल कहते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। तथा वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में हाथ पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल मतलब फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जो उधर से बल लगेगा उसे रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसे हमने आपको बता दिया है, जो यहाँ पर उदाहरण लिखा है इससे हमने आपको समझा दिया है
किस तरीके से यहाँ पे आपका प्रतिक्रिया हो रहा है। किताब का भार नीचे की तरफ लग रहा है, उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और दोनों जब बराबर हैं तभी हमारा संतुलन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आप इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, नोट्स बना लेंगे। मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो इसका नोट्स जरूर से बनाइएगा, सारा नंबर करिएगा, तब आपको सारा काम आसानी से हो जाएगा, तब आप एग्जाम में अच्छे से करके आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे भी कि तनाव बल क्या होता है और संपीड़न बल क्या होता है, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तनाव तथा संपीड़न बल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तनाव बल के बारे में। तनाव बल क्या है? फोर्स ऑफ टेंशन। तनाव बल के बारे में देखिए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई पिंड है, इस तरीके से कोई बॉडी है, लोहे का छड़ है, कुछ ही मान लीजिए, इस पे बल लग रहा है। एक बल यह इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा बल यह इधर की तरफ लग रहा है। एक सेकंड। ठीक है, तो ये यफ बल और यफ बल क्या कर रहे हैं? छड़ को विपरीत दिशा में खींचने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और छड़ में क्या लग रहा है? छड़ में तनाव लग रहा है। छड़ में खींचने पर क्या होगा? छड़ में तनाव होगा। इस नाते इसको कहा जाता है, इस बल जो बल लग रहा है यफ, उसको बोलते हैं तनाव बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव बल बोलते हैं। तनाव बल के कारण हम लोग जानते हैं जो छड़ है वो छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब ये तनाव बल लगता है तो होता क्या है, ये छोटे छोटे जो कण हैं इनकी बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इनकी बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तनाव बल लगने के कारण। और क्योंकि बल इधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया किधर लगेगी? इसकी प्रतिक्रिया अंदर की तरफ लगेगी, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, अब दिखाया गया, इसकी प्रतिक्रिया अंदर की तरफ लग रही है और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। फोर्स इसके बाहर की तरफ लग रहा है। इस तरीके का जब काम होगा तो इसे हम लोग कहते हैं इस पे तनाव बल लग रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। इसमें बताया गया है, यदि किसी हल्की छड़ या डोरी के दोनों सिरों पर दो बराबर व विपरीत बल यफ लगाकर खींचा जाता है, तो बल छड़ के कणों को एक दूसरे से अधिक दूर हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी यही तो छड़ है, कण हैं, उनको एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि छड़ को खींच के लंबा करने का प्रयास करते हैं। जब ऐसा बल लगेगा तो उसे हम लोग कहते हैं तनाव बल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये वाला फिगर आप जरूर से बना के आएंगे, फिगर आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ भी मौका मिलेगा फिगर बनाने का तो वहाँ पर फिगर बना के जरूर से आएंगे। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं, यही चीजें यहाँ पर और बताया गया है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आएं। थोड़ा सा और इसमें बताया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया गया, अतः वस्तु या पिंड पर लगे ऐसे बलों को जिनके ऐसे बलों को उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयास करते हैं तनन या फिर तनाव बल या फिर खिंचाव बल कहते हैं। ठीक है, तनाव बलों के प्रभाव में प्रतिक्रिया रूप में पिंड या छड़ के कण आपस में एक दूसरे के ओर खींचकर तनाव बलों का विरोध करते हैं। जो कण होते हैं आपस में पास पास, ठीक है, वो खींचे जाने का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जो बल लगता है वो खींचे जाने का विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध तो करेंगे, विरोध नहीं करेंगे तो खींच कर तुरंत अलग हो जाएगा। ठीक है, विरोध करते हैं। आगे देखिए, तो कणों की ऐसी स्थिति को तनाव या फिर टेंशन कहते हैं। डोरी या फिर डोरी मतलब कि जो भी छड़ है उसकी बात की जा रही है, या फिर स्टे वायर मतलब कि लोहे के तार की बात की जाए, डोरी, तार या जंजीर आदि केवल खींच सकते हैं, ढकेल नहीं सकते। जैसे कि डोरी की बात करें या रस्सी की बात करें या फिर तार की बात करें या फिर हम लोग जंजीर की बात करें, तो ये केवल इसमें क्या हो सकता है? खिंचाव हो सकता है। ठीक है, जंजीर की बात करें तो ये केवल खींच सकते हैं, इसको हम लोग खींच कर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहें इस पर दबाव डालकर कोई काम करना तो नहीं कर सकते, मतलब बलों का ऑपरेशन केवल खींच खींच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है तो उसमें रस्सी बांधकर इसे खींच करके आगे की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, इसके रस्सी के द्वारा या जंजीर के द्वारा इसे हम लोग ढकेल नहीं सकते हैं किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो इस नाते यहाँ पर कहा गया है कि केवल खींच सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? डोरी, तार और जंजीर के द्वारा। ठीक है, ढकेल नहीं सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया संपीड़न बल। संपीड़न बल क्या होता है? जस्ट उसी का अपोजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर छड़ है, ठीक है,
यहाँ पे छड़ है, छड़ को क्या किया जाए, अब बल की दिशा क्या है, विपरीत हो गई, बल की दिशा इधर से हो गई है, ठीक है। अब इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो छड़ के जो कण होंगे आपस में पास पास होंगे, लेकिन जब जब फोर्स लगेगा विपरीत डायरेक्शन में तो ये और भी क्लोज आ जाएंगे और भी पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और पास पास आने का विरोध करेंगे, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो जब ऐसा बल लग रहा हो, जब जब छड़ के मॉलिक्यूल्स को, कणों को आपस में दूरियों को कम करने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, ऐसे बलों को हम कहते हैं संपीड़न बल। क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है, यदि किसी हल्की छड़ के दोनों सिरों को दो बराबर विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो लगाए गए बल, इन बलों को संपीड़न बल कहते हैं। तो जो बाहरी बल लगते हैं दोनों, जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम संपीड़न बल कहते हैं। ये बल छड़ के कणों को दबाते हैं, जिनसे छड़ के कण परस्पर समीप आने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या है इसके बारे में, इसके बारे में और बताया गया है, इन संपीड़न बलों के विरुद्ध क्षण में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। संपीड़न छड़ों में हो सकता है, डोरी में नहीं हो सकता, डोरी या फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है डोरी, तार या फिर जंजीर आदि में नहीं हो सकता, क्योंकि डोरी में केवल तनाव होता है, ठीक है। डोरी में, तार में या फिर जंजीर में केवल तनाव होता है, उसमें संपीड़न नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वस्तु को अगर हमें ढकेलना हो तो हम रस्सी के द्वारा या फिर तार के द्वारा या जंजीर के द्वारा नहीं ढक सकते, उसके लिए हमें एक छड़ की या रॉड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब क्या रह गया है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत देख लेते हैं। उसके बाद ये दो टॉपिक रह गया है, इसके बाद से चैप्टर समाप्त है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर सेकेंड। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुतों बार पूछा गया है, तो बहुत छोटी सी डिफिनेशन है इसकी, तो आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है जैसे कि अन्य बल पिंड पर न लगे हों, ठीक है। अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता है, चाहे बल किसी भी भौतिक माध्यम जैसे कि रस्सी, चैन, छड़ आदि द्वारा लगे हों, अथवा बिना भौतिक माध्यम जैसे कि चुंबक द्वारा आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करना, पृथ्वी का आकर्षण बल आदि द्वारा लगे हों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, भौतिक बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया क्या गया है और हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई यहाँ पे पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है, कोई बॉडी है, उस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, ठीक है, उस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं। मान लीजिए यहाँ F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है और इधर से F3 लग रहा है, इसी प्रकार से और भी बल लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नियम क्या है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम क्या है, कि इसमें से सारे बल लग रहे हो, ठीक है, एक साथ अनेक बल लग रहे हैं, लेकिन हर एक बल का अपना खुद का प्रभाव होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे F1 लग रहा है तो F1 का इस पॉइंट पे अपना खुद का प्रभाव होगा, स्वतंत्र प्रभाव होगा। उस पे ये मतलब नहीं है कि F2 क्या काम कर रहा है, F3, F4, F5 क्या काम कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, F1 अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे बल भी, जैसे F5 क्या काम कर रहा है, उससे बाकी बलों का कोई मतलब नहीं है, F5 अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ठीक है। तो यही जो है हमारा बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जिसपे किसी पिंड पर हर एक बल का अपना खुद का प्रभाव होता है, स्वतंत्र रूप से प्रभाव होता है, उसमें किसी दूसरे बल से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। इस डिफिनेशन को आप लोग अच्छे से
पढ़ लीजिएगा, हर से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इसको इस इमेज को भी बना देंगे तब पर भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है कि स्थानांतरणशीलता का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। बलों का मतलब बलों की बात करिए, जैसे कि यहाँ पे कोई बल एफ लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो जी पे लग रहा है। ठीक है, तो जी पे लग रहा है तो उसे हम लोग ट्रांसफर करके सी पे कर सकते हैं, या फिर ए पे, या फिर बी पे कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या है कि जिस पिंड पर बल लग रहा है और जिस पर हम बल को ट्रांसफर कर रहे हैं वो पॉइंट उस पिंड से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग है। ठीक है, उसी पिंड का पार्ट होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, बल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। अगर देखें, इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, बलों की स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार, किसी दृढ़ पिंड, ठीक है, मतलब कि रिजिड बॉडी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृढ़ पिंड की बात की जा रही, किसी और पिंड के बारे में बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये जो लिखना जरूरी है, किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है, ठीक है, कोई बल क्रिया करता है, तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। ठीक है, तो आप कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, जैसे कि यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ पे कोई बल काम कर रहा है। ठीक है, कोई बल यहाँ से काम करता हुआ जा रहा है जी पर। ठीक है, तो इसे जी से काम करता हुआ ना मान करके हम इसे मान सकते हैं ए पर भी मान सकते हैं, बी पर मान सकते हैं, सी पर मान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसी की क्रिया रेखा पे है और इस पिंड से लगा हुआ है। अगर इस पिंड से कोई बाहर यहाँ पे डी हो तो इस पे हम काम करता हुआ, क्रिया करता हुआ नहीं मान सकते हैं, जो कि आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे वाले पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ बताया गया है चित्र में, पिंड या वस्तु के गुरुत्व केंद्र जी पर कोई बल एफ कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बल जो है जी पे, यह बल कार्य कर रहा है, जिसकी क्रिया रेखा जी सी है, जी से सी तक इसकी क्रिया रेखा है। ठीक है, बल की क्रिया रेखा जी सी पर अन्य बिंदु क्या है, ए और बी है, जो पिंड या वस्तु के अंदर है, पिंड या वस्तु के अंदर है, अर्थात पिंड से दृढ़तापूर्वक जुड़े हैं। अतः बल एफ को बिंदु जी के स्थान पर अन्य बिंदु ए और बी पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है, ए और बी पर भी कार्य करता हुआ माना जा सकता है। अगर सी वाला पॉइंट इस पिंड के अंदर हो तो उस पर भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिंड के एकदम बॉर्डर पे है या उससे बाहर पर है। ठीक है, तो हम सी पे नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे माना जा रहा है कि इस वाले बल को ए पर या फिर बी पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया आज। ठीक है, तो इसके बाद आगे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट कल थियरी था, जिसे हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थियरी पूछी जाती है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो आप चैप्टर फर्स्ट जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स को बहुत टफ समझते हैं। ठीक है, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसे पढ़ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। ओके।